दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि जो बेल एप्लीकेशन होती है वो कैसे ड्राफ्ट की जाती है। बेल एप्लीकेशन रेगुलर बेल है या एंटीसिपेटरी बेल है, उनको कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, कैसे उसको तैयार करें ताकि एक नए से नया आदमी भी जो है ना उसको ड्राफ्ट। अब यहाँ पे हम लोग जो है ना बातचीत करने वाले हैं कि बेल को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है। आज रेगुलर बेल को हम ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। रेगुलर बेल अगर तो आपका ऑफेंस छोटा है जिसके अंदर बहुत 3 साल 2 साल 1 साल इस तरह की कोई सजा है और वो ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, तो आपको जो है ऑफेंस अगर बेलेबल है तो बेल एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होती। बेलेबल और नॉन बेलेबल दो तरह के ऑफेंस आपको जो है ना मिलेंगे। अगर तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो आपको बेल एप्लीकेशन देनी पड़ती है रिटर्न के अंदर। तो जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल एप्लीकेशन आप शुरू में मजिस्ट्रेट के यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे मामले ऐसे होते हैं कि वो ट्राइबल बाई सेशन होते हैं, पेश तो मुलजिम को शुरू में मजिस्ट्रेट के यहाँ किया जाएगा लेकिन मामला ट्राइबल बाई सेशन है, तो चलान आने के बाद मजिस्ट्रेट ने अल्टीमेटली मामला सेशन को भेजना है। तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट आमतौर पे बेल्स लेते नहीं है, हालांकि वो ले सकते हैं, पावर्स हैं उनके पास में भी जो है। अगर ऑफेंस ऐसा है कि बनता ही नहीं है, बिल्कुल प्राइमा फेसाई एलिगेशन देखने से ही है कि भाई पुलिस ने धारा तो जोड़ दी लेकिन है कुछ भी नहीं उसके अंदर कोई, तो वहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन आमतौर पे जो ट्राइबल बाई सेशन है वहाँ पे मजिस्ट्रेट बेल नहीं लेते हैं। तो आप सेशन के अंदर जो है ना बेल एप्लीकेशन डायरेक्ट भी फाइल कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट के यहाँ पे लगा के उसका डिसमिसल ऑर्डर साथ में लगा के वो भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे जो ऑफेंसेस ट्राइबल बाई सेशन है और नॉन बेलेबल हैं उनमें डायरेक्ट जो है ना सेशन के अंदर ही बेल एप्लीकेशन फाइल की जाती है। और सेशन के अंदर बेल फाइल किस तरीके से की जाती है वो मैं आपको एक बेल एप्लीकेशन का परफॉर्मा है इसके माध्यम से आपसे शेयर करना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे कोर्ट का नाम, आपने कहाँ लगानी है। अब हो सकता है वहाँ पे सेशन कोर्ट के अंदर 2-3 कोर्ट्स वहाँ पे बैठती हो, एडीजे बैठता है, एडीजे 1 एडीजे 2 एडीजे 3 4 ऐसे कई एडीजे होते हैं, एक सेशन जज होता है। तो आपने एड्रेस किसको करनी है, सेशन जज को एड्रेस करनी है, इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप लगा रहे हैं वहाँ का कोर्ट का जो है ना हवाला दे देंगे। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दे ताकि आपको दिखे। चलिए, तो इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज, अब आप सबसे पहले आपने मुलजिम का नाम लिखना है कि ये क्या नाम है उसका, क्या एड्रेस है उसका, ये क्या हो गया, एप्लीकेंट ऑब्लिक अक्यूज्ड हो गया ये। अब इसके बाद किसके खिलाफ वर्सेज कौन बढ़ेगा इसके अंदर, इसके अंदर आप बढ़ेंगे स्टेट को पार्टी आपने बनाना वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। आप यूपी में है तो स्टेट ऑफ यूपी, आप जो है ना जिस भी स्टेट में, तो स्टेट ही पार्टी बनेगा वहां पे। फिर यहाँ पे तीसरी जगह यहाँ पे ऊपर नाम आ गया, टाइटल आ गया, एफआईआर नंबर आप बताएंगे कि आप इस एफआईआर में केस बेल लगा रहे हैं। एफआईआर नंबर सो एंड सो, डेटेड सो एंड सो, कौन कौन सी सेक्शन है, अंडर सेक्शन ये आईपीसी 2554 आर्म्स एक्ट, पुलिस स्टेशन कौन सा, पीएससीए। तो यहाँ पे ये अब ये सब्जेक्ट आ गया आपका एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रेगुलर बेल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 439 सीआरपीसी। अब 439 ये ओल्ड प्रोविजन है सीआरपीसी का, अब जो है ये 439 की जगह पे 483 हो चुका है। 483 BNSS का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 483 सेक्शन के तहत अब ये रेगुलर बेल एप्लीकेशन लगती है। इसके बाद आप यहाँ ये भी मेंशन करेंगे कि ये आपकी बेल एप्लीकेशन फर्स्ट है या सेकंड है। फर्स्ट है तो फर्स्ट फर्स्ट लिख दीजिए, अगर सेकंड है सेकंड, थर्ड है थर्ड लिख दीजिए। आप यहाँ से शुरू होंगे, सर इट इज प्रेड एज अंडर, और ऐसे चलते चलते पहला जो पैर आपका होगा वो ये होगा कि ये जो अबव नोटेड, आप इसको फाल्स ही कहोगे, केस एफआईआर इज पेंडिंग इन दी बिफोर द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड नाउ फिक्स फॉर इतनी तारीख। भाई पहले पैरे में आपने ये बताना है कि ये जो एफआईआर है, ये जो केस है, ये फिलहाल पेंडिंग कहाँ है। अगर ये नहीं कि कोर्ट में, सेशन कोर्ट में ही पेंडिंग है, हाँ कमिट जब केस हो जाता है और केस ऊपर चला जाता है तो फिर आप डायरेक्ट जिस कोर्ट में वो केस चल रहा है वहीं पे एप्लीकेशन लगाएंगे, अगर वो सेशन ट्रायल है और सेशन कोर्ट में चल रहा है। अभी केस नीचे है, मजिस्ट्रेट के यहाँ पे है, चालान अभी आया नहीं है,
तो उस सूरत में आप पहले पैरे के अंदर जो है दैट अबव नोटेड केस FIR फॉल्स आप यहाँ लिख सकते हैं, फॉल्स केस FIR इज पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो, और अब इस ये तारीख पे लगा हुआ है। फॉल्स मैंने इसलिए लिख दिया कि आप तो फॉल्स ही कहोगे ना कि झूठी FIR दर्ज है, आप थोड़ा ही ना इसको सच्ची FIR बोलने वाले हो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। सेकंड पैरा में द प्रेजेंट बेल एप्लीकेशन ऑन बिहाफ एप्लीकेंट एक्यूज इज फर्स्ट, आपने फर्स्ट एप्लीकेशन है तो फर्स्ट लिखेंगे, एंड नो अदर सच बेल एप्लीकेशन वाज फाइल्ड और डिसाइडेड बाय एनी अदर कोर्ट ऑफ लॉ इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट। भाई ना तो यहाँ और ना हाई कोर्ट में इस तरह की मैंने कोई अदर एप्लीकेशन फाइल नहीं की है। अब आप यहाँ तीसरे पैरे में आ जाइए, दैट दिस फॉल्स केस हैज बीन रजिस्टर्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ सो एंड सो। भाई ये FIR किसने दर्ज करवाई थी, कंप्लेनेंट का जो नाम है वो यहाँ आ जाएगा, इन्होंने दर्ज करवाई थी, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो। द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द FIR आर रिप्रोड्यूस्ड एज अंडर। आप ब्रीफ फैक्ट्स जो है समरी जो FIR की है वो पूरी समरी यहाँ पे लिख देंगे कि जो कंप्लेनेंट ने FIR में अपना वर्जन लिखवाया है, FIR को आप यहाँ पे रिप्रोड्यूस करेंगे। आपके यहाँ हिंदी में चलती है तो हिंदी में एज इट इज उसको टाइप करवा लीजिए। FIR के जो कंटेंट है, जो एलिगेशन है, बेसिक एलिगेशन मतलब ब्रीफ समरी। फिर इसके बाद ये पूरी स्टोरी उसकी आगे की भी ये ऐसे ऐसे हुआ था, मैं ये काम करता था, ये करता था, ये उसके पूरा स्टोरी खाका यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी उसकी स्टोरी चल रही है, और यहाँ पे ये उसकी स्टोरी खत्म हो जाती है। यहाँ पे स्टोरी खत्म होने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि भी ये जो है ऑन दी अबव सेड स्टेटमेंट दो नोट एडमिटेड, भाई हम इसको नहीं मानते, इस स्टेटमेंट के ऊपर ये FIR नंबर सो एंड सो रजिस्टर्ड हुई थी, एप्लीकेंट एक्यूज्ड वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑन डेटेड इतने। भाई अरेस्ट कब हुई आपकी वो भी आपने इसमें हवाला दे दिया। अरेस्टेड के बाद में अब आप कह रहे हो कि हेंस दिस बेल एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपकी ग्राउंड्स ऑफ बेल आ जाएंगे, भाई आप कि क्या ग्राउंड्स है, आप किन ग्राउंड्स पे बेल चाहते हैं। शुरू से लेके यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, एक बार रिपीट कर देते हैं। कोर्ट का नाम, पार्टीज नेम, आप कौन है वर्सेस स्टेट ही आएगा, ये FIR नंबर यहाँ पे आएगी, फिर ये एप्लीकेशन फॉर रेगुलर बेल आ गई, इसके बाद ये किस कहाँ पे है पेंडिंग है, इसके बाद ये पहली बेल एप्लीकेशन है, ऐसी मैंने कोई और दायर नहीं की है, स्टेटमेंट, अब ये ब्रीफ वर्जन आ गया। अब यहाँ पे आपकी ग्राउंड ऑफ बेल सबसे कॉमन पैरा है, सब लोग लिखते हैं कि अक्यूज्ड एप्लीकेंट क्वाइट इनोसेंट, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। दूसरा पैरा, एप्लीकेंट अगर मुलजिम का नाम FIR में नहीं है, उसको डिस्क्लोजर के बेस पे पकड़ा है या बाद में कोई स्टेटमेंट ली है या किसी और जो है कनेक्शन के थ्रू, चेन के थ्रू जो पुलिस ने पकड़ा है, तो आप ये ग्राउंड सबसे पहले लें। नंबर 2 पे ही कि भी इसका नाम FIR में नहीं है, ये मतलब आपकी पंचिंग आर्ग्यूमेंट होगी, भी मेरा नाम ही नहीं है तो मैं तो निर्दोष हुई, बाद में तो पुलिस ने मेरे को लपेट लिया। अब इसके बाद जो है आप ये भी ये एक और ग्राउंड हो गया कि जो FIR है उसके अंदर उसने स्ट्रक्चर, कोई लिया स्पेसिफिक बॉडी, कोई कि वो कैसा था दिखने में, उसने FIR के अंदर जो है ना यहाँ पे कंप्लेनेंट ने क्या है कि 5-6 आदमियों के नाम लिखवा दिए कि इन लोगों ने जो है ना मेरे साथ में ऐसे ऐसे घटना की। तो इस सूरत में वो ये कह रहा है कि भाई मेरा यहाँ पे कोई हुलिया भी नहीं बताया गया है कि भाई कौन कैसा था, लंबा था, तगड़ा था, मोटा था, नाटा था, तो ऐसा उसने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। तो ये आपके फायदे की चीज़ है, तो आप डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखेंगे। इसके बाद जो है अगला पैरा, कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं है, भाई पकड़ तो लिया पुलिस ने, नो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, मतलब कोई टेस्ट TI, अगर मुलजिम का नाम नहीं है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई आदमी डायरेक्ट ये नहीं कहता, तो वहाँ पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कराए। वो एक अलग विषय है, किसी और दिन बात करेंगे कैसे होती है, इसका पूरा प्रोसेस है। उन रूल्स रेगुलेशंस के तहत जो है वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, फिल्मों में आपने देखा होगा ना, कईयों को खड़ा कर देते हैं और फिर उनके सामने से एक आदमी उसको दिखाते हैं, 10 बंदे खड़े, पहचान कौन है इसके अंदर। वो एक बड़ा टिपिकल प्रोसेस है जिसको पुलिस वाले अक्सर किसी केस में भी नहीं करते हैं। तो
ये एक ग्राउंड हो गया भाई। अगर मेरे को उन्होंने कह रहे, पुलिस कह रही है कि मैं इसमें था, तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुई, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है मेरे ऊपर। कंप्लेनेंट ने ये तो कह दिया कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया, मारा पीटा, ये 307 का केस था कि, लेकिन कोई स्पेसिफिक नहीं है कि फला उलिये वाला जो आदमी था उसने मेरे को मुक्का मारा था या उसने बंदूक से फायर किया था, कैसे उसने, मतलब तो स्पेसिफिक रोल नहीं है। ये भी एक ग्राउंड बनता है बेल के लिए। तो दो तीन तो आपके सॉलिड ग्राउंड हो गए कि एफआईआर में नाम नहीं है आपका, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुई है पहचान के लिए, भाई किसी को भी लपेट दो फिर तो। और तीसरी चीज के भी कोई स्पेसिफिक मेरे खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, मैंने मुक्का मारा था, लात मारी थी, लठ से मारा था, कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं है। सिर्फ एक जो है ना बंडल है बातों का कि वे ऐसे ऐसे करके मेरे साथ मार पिटाई। तो इसके बाद स्पेसिफिक एलिगेशन हमारा हो गया कवर। इसके बाद जो है, अब यहाँ पे इस केस में क्या है कि उसको कोई इंजरी भी नहीं थी ऑन दी बॉडी ऑफ कंप्लेनेंट फॉर फायर आर्म। ये जो है गोली उसके कान के पास से, जो एलिगेशन है उसमें क्या है कि भाई कान के पास से बंदूक से फायर किया, गोली मेरे कान के पास से निकल गई। तो यहाँ पे ग्राउंड ये भी है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, गोली कान के पास से निकल गई और एक छर्रा तक भी नहीं लगा, कोई एक छोटी सी चोट भी, उसको खरोंच भी नहीं आई। इतने बंदे थे, 5-6 लोग थे, कुछ तो होना चाहिए था ना, मेडिकल मेडिकल कुछ तो इंसिडेंट जो है बिलीवेबल ही नहीं है कि इस तरह का कोई वारदात भी हो सकती है। फिर आप एक पैरा ये लिखेंगे कि भी कस्टडी में आप कब से हो, कस्टडी, ताकि पीरियड में इतने दिन हो गए कस्टडी में, तो कस्टडी भी एक ग्राउंड है बेल का, इतने दिन से आप कस्टडी में है। तो जजेस जो है ना केस की ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के हिसाब से बेल ग्रांट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, इसके घर में जैसे कोई शादी है, भी इसने लिखा भी मैरिज ऑफ द सिस्टर ऑफ द एप्लीकेंट, इसकी शादी फिक्स हो गई है इस तारीख के लिए, तो जो है ना बीइंग ब्रदर मेरा उसमें हिंदू जो है ना राइट सेरेमनीज के हिसाब से मेरा होना वहाँ पे जरूरी है, इसलिए भी मेरे को बेल दी जाए। और जो है शादी अगर है तो उसका कोई प्रूफ प्रूफ है वो जरूर लगाए, मतलब कोई कार्ड कूड। मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, मतलब मेरे जेल वेल में रहूँगा तो वहाँ पे जो है मेरे साथ जो है ना मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और कोई रिकवरी नहीं है मेरे से, नथिंग हैज बीन रिकवर्ड, कोई रिकवरी नहीं हुई है। और जो गवाह है वो सारे ऑल द विटनेस कंप्लेनेंट के जो है ना नज़दीकी और जानकार है, तो इसलिए उनके साथ छेड़खानी या गवाहों पे दबाव देने का मेरा कोई ऐसा चल नहीं सकता है। और मैं जो है एप्लीकेंट इज रेडी टू अबाइड बाय ऑल टर्म एंड कंडीशन, जो भी शर्तें कोर्ट लगाएगी मैं उन सबको मानने के लिए तैयार हूँ। फिर ये आपकी प्रेयर आ गई, इट इज देयरफॉर प्रेड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस द अक्यूज्ड एप्लीकेंट में काइंडली बी ग्रांटेड द कंसेशन ऑफ रेगुलर बेल इन टर्म ऑफ सेक्शन 439 होता था, अब ये 483 हो जाएगा। इट इज फर्दर प्रेयर, ये इसके अंदर एक फर्दर प्रेयर और भी है कि भाई अगर मेरे को रेगुलर बेल नहीं दी जाती है तो मेरे को जो है ना शादी अटेंड करने के लिए, मेरी बहन की शादी है, 2 हफ्ते के लिए जो है मेरे को इंटरिम बेल दी जाए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ये डेट आ गई, ये साहब नाम आ गया, कौन है अक्यूज, काउंसिल का नाम, आप अपना नाम लिख दें यहाँ पे, नोट रिक्विजिट एफिडेविट और पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है साथ में लगाना है और एक एफिडेविट लगाना है कि ये इसकी फर्स्ट बेल है और इस तरह की कोई भी बेल मैंने ना सेशन में ना हाई कोर्ट में लगाई है। अगर कोई लगाई है तो उसका हवाला दे देना है, मतलब छिपाना नहीं है, नहीं तो पुलिस वाले जवाब लेके आएंगे, जवाब लेके आएंगे तो इसी ग्राउंड पे डिसमिस हो जाएगी, जज साहब फेंक के मारेंगे कि तुम झूठ बोलते, झूठे आदमी की क्या तसल्ली, तुमको छोड़ भी देते, तुम वापस आओगे कि नहीं आओगे। तो ये आपकी बेल एप्लीकेशन होगी, एफिडेविट लग जाएगा, साथ में जो मुलजिम है उसके आधार कार्ड की कॉपी लग जाएगी। इसके अलावा और कोई आप ग्राउंड है, एलईबी की पली आप ले रहे हैं कि मैं तो उस टाइम पे वहाँ पे था ही नहीं, तो वो जो एलईबी की प्ली है वो किस बेस पे आप ले रहे हैं, वो उसके अंदर नेक्सचर बना सकते हैं उसके अंदर, या कोई और ऐसी चीज़ है जो आपके उसका एक स्पेसिफिक ग्राउंड ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको कोई भी साथी 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बेल एप्लीकेशन आप तैयार करना सीख जाएंगे।
क्रिमिनल के अंदर है ही क्या है, एक दो बेल एप्लीकेशन है, कोई एप्लीकेशन हो जाती है बीच बीच में, तो इस तरह की ड्राफ्टिंग चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बातचीत अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।